अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट के फैक्टर्स, जिनमें हमारे एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स आ जाएंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एबायोटिक फैक्टर्स को, देन हम बायोटिक फैक्टर्स की डिटेल को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग एनिमल्स के जो एसोसिएशंस हैं, म्यूचुअलिस्टिक आ जाते हैं, पैरासिटिक आ जाते हैं, हर्बीवरी आ जाते हैं, एलिलोपैथी आ जाता है। ये तमाम तरह के जो एनिमल्स के दरमियान रिलेशनशिप्स हैं, हम इनको स्टडी करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो किसी किस्म का क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट कहते हैं कोई भी चीज़ जो भी हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, हमारा जो सराउंडिंग है वो हमारा इन्वायरमेंट कहलाता है। अब हमारे सराउंडिंग में लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं और नॉन लिविंग भी। दोनों चीज़ें जो हैं, लिविंग और नॉन लिविंग जो है, मिलके हमारा इन्वायरमेंट बनाते हैं। अब इस इन्वायरमेंट में फ़िज़िकल, केमिकल एंड अदर नेचुरल फोर्सेस, ठीक है, फिज़िकल इन्वायरमेंट आ जाएगा, इसमें हमारा केमिकल आ जाएगा, नेचुरल फोर्सेस आ जाएंगी, ईच एंड एवरीथिंग, जो ग्रेविटी हमारी है, सॉइल, अर्थ, हमारा ये जो सॉइल कहते हैं अर्थ के जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो हमारा फर्टाइल पार्ट होता है सॉइल अर्थ का, उसे हम सॉइल बोलते हैं। लिविंग थिंग्स इसमें आ जाएंगी। अब ये लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये आपस में इंटरेक्ट करती हैं। क्यों करती हैं? लिविंग थिंग्स जो है अपने सर्वाइवल के लिए नॉन लिविंग थिंग्स पे डिपेंडेंट है। In the environment, there are different interaction between animals, plants, insects, soil, water and other living and non-living things। ये कॉमन सी बात है, हम जिस माहौल में रहते हैं, हम इंटरेक्ट करते हैं दूसरी चीज़ों के साथ। हमें सर्वाइवल के लिए वाटर चाहिए होता है, फूड चाहिए होती है, जो कि हम प्लांट से लेते हैं फूड, ठीक है। इसी तरह से हमें प्योर वाटर चाहिए होता है अपने सर्वाइवल के लिए। तो हम इन तमाम चीज़ों के लिए, देखिए, हम अपने सर्वाइवल के लिए जिन चीज़ों पे डिपेंडेंट है, तो ये हमारा एक इंटरेक्शन, एक एसोसिएशन हो जाता है उन चीज़ों के साथ, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो। देन हम बात करते हैं फैक्टर की। फैक्टर क्या होता है? बायोलॉजी में फैक्टर का वर्ड बहुत यूज़ होता है, ठीक है। तो आज हम इसको इन डिटेल देखेंगे कि फैक्टर इन एक्शन में कहते किसको और इसकी कितनी टाइप्स हैं। फैक्टर इज अ सब्सटेंस दैट टेक्स पार्ट इन अ बायोकेमिकल रिएक्शन और अ बायोलॉजिकल प्रोसेस और a component in the environment that influence other components of the environment। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, या फिर इन्वायरमेंट के अंदर ऐसा कंपोनेंट, ऐसी चीज़ जो दूसरे कंपोनेंट को इफ़ेक्ट करे। मींस कि अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इफ़ेक्ट करता है प्लांट की फोटोसिंथेसिस पे, प्लांट की ग्रोथ पे, ह्यूमन बींग्स पे। तो हम कहेंगे कि हमारा जो टेम्परेचर है ये एक फैक्टर है, ठीक है, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में या तो पार्टिसिपेट कर रहा होता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस जो है ये प्रोसेस प्लांट्स में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को हम फैक्टर का नाम देते हैं, जो इन्वायरमेंट के किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही होती हैं, किसी भी केमिकल प्रोसेस पे इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की। इन्वायरमेंटल फैक्टर और इकोलॉजिकल फैक्टर इज एनी फैक्टर, एबायोटिक और बायोटिक, दैट इन्फ्लुएंस लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन्वायरमेंटल फैक्टर की अगर हम बात करें तो कोई भी फैक्टर बायोटिक भी हो सकता है, वो एबायोटिक भी हो सकता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट करे, ठीक है। एबायोटिक फैक्टर्स वगैरह में हमारे एयर, सॉइल, टेम्परेचर, वायरसेस, जब वो होस्ट पे अटैक ना कर रही हों, ए सेलुलर फॉर्म में वायरसेस, और इसी तरह से बायोटिक में हमारे पैथोजिन आ जाएंगे। और जब वायरस को होस्ट मिल जाए, लिविंग फॉर्म में वायरस प्रेजेंट हो, तो ये हमारे बायोटिक फैक्टर्स हैं। मीन्स कि अगर हम इकोलॉजिकल फैक्टर या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। वो बायोटिक भी हो सकते हैं और एबायोटिक भी। वो वाले फैक्टर होंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करेंगे, चाहे वो बायोटिक हो चाहे एबायोटिक हो, लेकिन उनका जो वो जो इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को कर रहे होंगे, तो उनको हम इकोलॉजिकल फैक्टर का नाम देते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एबायोटिक फैक्टर क्या है और ये कौन से होते हैं। जैसे कि नाम से जाहिर है कि एबायोटिक मीन्स के जो नॉन लिविंग होंगे। एबायोटिक फैक्टर्स आर नॉन लिविंग केमिकल एंड फिजिकल पार्ट्स ऑफ द इन्वायरमेंट दैट अफेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करते हैं। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म पे इनका इफेक्ट होगा, तो चूँकि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ये सारे मिलके हमारा इकोसिस्टम बनाते हैं, तो इससे हमारा इकोसिस्टम पे भी इफेक्ट होगा। Abiotic components include physical conditions and non-living resources that affect living organism in terms of growth, maintenance and reproduction। अब एबायोटिक कंपोनेंट जो हैं फिज़िकल कंडीशन और नॉन लिविंग रिसोर्सेज, जैसे कि वाटर, हमारी अवेलेबिलिटी जो है,
फिज़िकल कंडीशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, ये सारी हमारी इसमें आ जाएंगी फ़िज़िकल कंडीशंस में, एनवायरनमेंट की किस टाइप की हैं कंडीशंस। तो नेक्स्ट हम देखते हैं रिसोर्सेज। अब ये जो एबायोटिक फैक्टर ये डिफरेंट फॉर्म्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ पे, अगर हमें वाटर अवेलेबल नहीं है, प्योर वाटर अवेलेबल नहीं है, या वाटर की अवेलेबिलिटी प्रॉपर नहीं है, तो इससे ग्रोथ इफेक्ट होगी, ऑर्गेनिजम्स की मेंटेनेंस, उनकी जो पॉपुलेशन है उनका नंबर इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है, वाटर ना मिलने पे ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये इंटरनल इन्वायरमेंट को भी मेंटेन रखता है, हमारे होम्योस्टेसिस को भी, एंड रिप्रोडक्शन डेफिनेटली हेल्दी ऑर्गेनिज्म होंगे तो रिप्रोडक्शन रेट भी हाई होगा, तो इससे एनिमल्स की रिप्रोडक्शन पे भी इफ़ेक्ट होता है एबायोटिक फैक्टर्स का। रिसोर्सेज आर डिस्टिंक्ट एज सब्सटेंसेज और ऑब्जेक्ट्स इन एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड बाय वन ऑर्गेनिज्म एज एंड कंज्यूम्ड और अदरवाइज मेड अनअवेलेबल फॉर यूज़ बाय अदर ऑर्गेनिज्म। अब रिसोर्सेज को हम डिफ़ाइन करें तो कैसे करेंगे कि रिसोर्सेज वो चीज़ें या वो सब्सटेंसेस, हम उन चीज़ों को रिसोर्सेज बोलते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए उसको चाहिए होते हैं, वो उसके रिसोर्सेज कहलाते हैं। और वो रिसोर्सेज ऐसा हो सकता है कि एक एनिमल उसको यूज़ कर ले और उसके बाद वो दूसरे के काबिल भी रहें, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऑर्गेनिज्म उनको यूज़ कर ले और दूसरा ऑर्गेनिज्म उनको यूज़ ना कर पाए, या दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है उसके लिए वो ऐसा एज अ रिसोर्स एक्ट नहीं कर रहे। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे लिए ग्रासेस, हम कार्निवर हैं, हम मीट भी लेते हैं और हम जो वेजिटेबल्स हैं वो भी ईट करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं जो वो जस्ट कार्निवर्स हैं, तो उनके लिए ग्रासेस जो हैं फूड एज अ रिसोर्स, फूड रिसोर्स के तौर पे नहीं है वो, लेकिन हमारे लिए जो है वेजिटेबल्स वो रिसोर्स हैं एज अ फूड रिसोर्सेज है हमारे। तो ये एक ऑर्गेनिज्म के लिए जो फूड का सोर्स है वो दूसरे के लिए ऐसा हो सकता है कि उसके लिए वो फूड का सोर्स ना हो, किसी और लिहाज से उसके लिए फ़ायदा मंद हो, या ऐसा हो सकता है कि उसके लिए वो किसी किस्म का रिसोर्स ही साबित ना हो। तो ये मैटर नहीं करता कि कौन सा रिसोर्स कौन से ऑर्गेनिज्म के लिए अवेलेबल है, किस तरह से है, लेकिन जो भी रिसोर्सेज जो ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए उनको चाहिए होते हैं, जो चीज़ें उनको चाहिए होती हैं, हम उनको रिसोर्सेज का नाम देते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स अब हम देख लेते हैं। इसमें हमारी आ जाएगी सनलाइट, जैसे कि हमें पता है नॉन लिविंग थिंग्स में आती है, विंड आ जाती है, हमारी सॉइल आ जाती है, अर्थ का जो ऊपर वाला पोर्शन है, अपर पोर्शन जो फर्टाइल होता है, वाटर आ जाएगा हमारा, रेन आ जाएगी, ये सारे जो क्या हैं हमारे एबायोटिक फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनमें से वाटर की। अभी हमारे ये एबायोटिक फैक्टर ही डिस्कस कर रहे हैं हम, तो इनमें से हम पहला फैक्टर डिस्कस जो करने जा रहे हैं वो है हमारा वाटर। वाटर जिसका फार्मूला है H2O इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर। इट इज़ ऑफन सेड दैट वाटर इज़ लाइफ, कहा जाता है कि वाटर ही लाइफ है, तो ये कॉमन सी बात है कि वाटर के बगैर हमारा जो सर्वाइवल है वो इम्पॉसिबल है। All living organisms need water. Plants must have water to grow. Even plants that live in the desert need a little bite of water to grow. Without water, animals become weak and confused and they can die if they do not rehydrate. देखिए, अगर जो डेजर्ट प्लांट्स हैं वो डेजर्ट्स में वाटर अवेलेबिलिटी कम होती है, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ ना कुछ मिकदार में, थोड़ी सी क्वांटिटी में वाटर ज़रूर चाहिए होता है, क्योंकि उनके लीव्स जो हैं वो वाटर को स्टोर कर लेते हैं। तो थोड़ा सा वाटर अगर उन्हें मिल जाएगा वो उसको स्टोर कर लेंगे, ट्रांसपायरेशन का रेट जो है वो स्लो होता है, उनका स्टोमेटा क्लोज कर लेते हैं वो अपने, उनकी क्यूटिकल भी थिन होती है, उनकी क्यूटिकल थिक होती है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लांट्स। तो वो क्या करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा वाटर भी इनफ है, लेकिन वाटर अवेलेबिलिटी ज़रूरी है। तो अगर डेजर्ट के जो प्लांट्स हैं उन्हें वाटर नहीं मिलेगा तो प्लांट की डेथ हो जाएगी। अगर तो प्लांट से वाटर लॉस हो गया है, मिसाल के तौर पे ट्रांसपायरेशन के थ्रू वाटर लॉस हो चुका है, तो जब तक प्लांट को रीहाइड्रेट ना किया जाए, मीन्स के दोबारा अगर वाटर नहीं मिलेगा, चूँकि ट्रांसपायरेशन के थ्रू या किसी भी और प्रोसेस के थ्रू वाटर लॉस हो चुका है, तो प्लांट की डेथ का ख़तरा है, ये चांसेस हैं कि प्लांट डाई हो जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सनलाइट की। सनलाइट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ विच मेक इट एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट एबायोटिक फैक्टर। अब हमें पता है कि सनलाइट जो है इसकी प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होती है, और फोटोसिंथेसिस से ही तो प्लांट फूड बनाते हैं, और हम ह्यूमन बींग्स एनिमल्स वगैरह यूज़ करते हैं। जब फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगी तो हम फूड कहाँ से लेंगे। सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर to oxygen and sugar food for the plants that later becomes food for animals. अब फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट
कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के मिलने से प्लांट जो है शुगर बनाते हैं, और वो शुगर जो है वो प्लांट्स भी यूज़ कर लेते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, ये ऑटोट्रॉफ होते हैं, और उनको एनिमल्स भी यूज़ कर देते हैं, जो कि वो अपने फूड की फॉर्म में, स्टार्च वगैरह की फॉर्म में स्टोर करते हैं। विदाउट द सन प्लांट्स कुड नॉट लीव, सन के बगैर प्लांट्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, एंड विदाउट प्लांट्स एनिमल्स कुडंट लीव। अब प्लांट्स के बगैर हम नहीं सर्वाइव कर सकते, ज़ाहिर सी बात है, हमें फूड चाहिए ही, प्लांट्स होती है हमारे फूड का सोर्स हैं। द सन्स हीट इज़ आल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, सी द सेक्शन ऑन टेम्परेचर बिलो। Oxygen and carbon dioxide. Oxygen O2 is another important abiotic factor for many living organisms. Without oxygen, respiration is not possible for living organism. ऑक्सीजन जो है ये एबायोटिक इम्पोर्टेंट और ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अब ऑक्सीजन इम्पोर्टेंट फैक्टर कैसे है? प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं। व्हाट कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को चाहिए होती है, प्लांट्स को ऑक्सीजन भी चाहिए होती है, और प्लांट्स जो हैं वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है और ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। बट एट द नाइट जो है प्लांट भी ह्यूमन बींग्स की तरह जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है वो रन आउट करते हैं, तो इससे क्या होता है, इस दौरान प्लांट को ऑक्सीजन भी चाहिए होती है। विदाउट ऑक्सीजन रेस्पायरेशन इज़ नॉट पॉसिबल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ऑक्सीजन के बगैर रेस्पायरेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेस्पायरेशन में प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए होती है, और ह्यूमन बींग्स के लिए भी ऑक्सीजन नेसेसरी है, हमें भी रेस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इम्पोर्टेंट एबायोटिक फैक्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। द ग्रीन प्लांट आर मेड देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अब कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड पहले पढ़ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी इन्वायरमेंट में तो प्लांट्स प्रॉपर्ली फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। अब ये यहाँ पे प्लांट की एक डायग्राम है, इसको देखें। डे में प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा होता है और ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहा होता है। ऐसा कब हो रहा होता है, जब डे में प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है। अब नाइट की बात करें तो नाइट में प्लांट जो है रेस्पायरेशन कर रहा होता है, तो रेस्पायरेशन के प्रोसेस में प्लांट ऑक्सीजन इनटेक कर रहा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहा होता है। तो देखिए इस डायग्राम से ये बात क्लियर है कि प्लांट के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी ज़रूरी हैं, और अगर ये प्लांट के लिए ज़रूरी है, प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को यूज़ करके सर्वाइव कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो हम ह्यूमन बींग्स भी अपनी फूड के लिए प्लांट पे डिपेंडेंट है, तो लिहाजा ये हमारे लिए भी उतनी ही ज़रूरी हैं। टोपोग्राफी इज़ अ नॉन लिविंग फैक्टर दैट रेफर्स द ले ऑफ द लैंड। अब टोपोग्राफी क्या होता है, हम ले ऑफ लैंड इसको बोलते हैं। अब कैसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। इट इंक्लूड्स द फिजिकल फैक्टर ऑफ द अर्थ सच एज द लैंड एवेल्यूएशन, स्लोप, ट्रेन, फ्लैट, रोलिंग, हिली etc, माउंटेन्स, रेंजेस एंड बॉडी ऑफ वाटर। अब इसमें हम क्या करते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं जो होती है हमारी अर्थ है, इसके स्लोप्स वगैरह को, आल्टीट्यूड, लैटीट्यूड, कहाँ पे ये हिली है, कहाँ पे ये फ्लैट है, टेरियन, स्लोप, एवेल्यूएशन इसकी क्या है, उसके माउंटेन, बॉडी ऑफ वाटर मीन्स कि हमारी जो अर्थ की सरफेस है उस पर कहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, कहाँ पे इसका डेजर्ट टाइप है, कहाँ पे ये माउंटेनस है, कहाँ पे ये इसका अल्टीट्यूड ज़्यादा है, कम है। ये चीज़ें जब हम डिस्कस करते हैं हमारा आ जाता है टोपोग्राफी में, और ये चीज़ें ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल पर इफ़ेक्ट करती हैं। मीन्स कि हमें पता है कि डेजर्ट होगा अगर, तो वहाँ पे एनिमल्स और प्लांट की स्पीशीज़ कम होगी, क्योंकि वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी कम है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे टोपोग्राफी में। The altitude of the elevation of the land with respect to the level of the sea surface influence plant growth development primarily through temperature effect। अब देखिए वही बात हो रही है कि हम लोग जब भी बात करते हैं किसी भी इलाके के अल्टीट्यूड की, तो हम उसको जो सी वाटर सरफेस है उससे कंपेयर करके करते हैं, सी लेवल से कंपेयर करते हैं हम। तो सी लेवल से कंपेयर करते हुए जो हम रीजन्स पढ़ते हैं, जैसे कि हमने अभी बात की माउंटेनियस रीजन्स, और लैंड सरफेस जो है हमारी फ्लैट लैंड है, तो इससे हमें क्या होता है, जब हम उसको सी लेवल से कंपेयर करते हैं तो इससे हमें उनके आल्टीट्यूड का पता चलता है, और ये आल्टीट्यूड जो है वो डेफिनेटली प्लांट की और बायोडाइवर्सिटी की ग्रोथ पे इफेक्ट करता है। कैसे करता है, टेम्परेचर की वजह से। मीन्स के जो हमारे जो मैदानी इलाका जात होते हैं, मैदानी जो होते हैं फ्लैट एरियाज़ होते हैं, ग्रास लैंड्स होते हैं,
इनमें टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इनकी जो प्लांट स्पीशीज़ हैं वो और टाइप की होंगी, और यहाँ पे ग्रासेस वगैरह होंगे जो इसी तरह हम अगर माउंटेन्स वगैरह की बात करें, हिली एरियाज़ की बात करें, तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो होता है, तो वहाँ पे प्लांट की स्पीशीज़ भी चेंज होगी। और अगर वहाँ पे जो है जो स्नोफॉल है तो वहाँ पे फिर प्लांट की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी। तो ये टोपोग्राफी में हम सारा डिस्कस करते हैं, सारी चीज़ें एबायोटिक फैक्टर में आती हैं, और ये हमारा सारा टोपोग्राफी में इसको डिस्कस करते हैं। ये देखिए, हम इस ग्राफ से आपको फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए स्नो मेंशन है, ऊपर टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो इसकी वजह से वहाँ टेम्परेचर की वजह से जो वाटर होता है वो आइस में कन्वर्ट होता है। उसके बाद जो कम अल्टीट्यूड की बात करें अगर हम, तो उसमें श्रब्स आ जाती हैं। उसके बाद बशीज़ आ जाती हैं, हमारी ग्रासेस, बम्बू फॉरेस्ट आ जाते हैं, हमारे पाइन फॉरेस्ट आ जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। उसके बाद सवाना ग्रासलैंड, ठीक है। तो ये हमारे सवाना ग्रासलैंड और ये एवरग्रीन फॉरेस्ट, इनकी स्पीशीज़ का जो नंबर है ये ज़्यादा होता है। Soil is often considered an abiotic factor since it mostly made up of small particles of rock, sand and clay. अब soil किससे मिल के बनी होती है? रॉक के पार्टिकल्स के। रॉक के पार्टिकल में क्या क्या आता है? सैंड आ जाता है, और क्ले। सैंड जो होता है ये सोइल का सबसे लार्जर साइज़ वाला पार्टिकल होता है, और जो क्ले होता है वो सबसे स्मॉलर पार्टिकल होता है सॉइल का। सबसे छोटे साइज़ वाले जो पार्टिकल होते हैं सॉइल के, हम उन्हें बोलते हैं क्ले। मिक्सड विद डिकम्पोज प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब ये सॉइल, इसमें एक तो सैंड है, क्ले है, उसके अलावा जो ऑर्गेनिज्म जिनकी डेथ हो जाती है, डिकेड ऑर्गेनिज्म, उनके फोसिल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं सॉइल में। प्लांट्स यूज देयर रूट्स टू गेट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। सॉइल आर डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। दिस कैन बी अ बिग फैक्टर इन विच प्लांट्स ग्रोथ आ सर्टेन एरिया, ठीक है। अब एबायोटिक फैक्टर में सॉइल की बात करें, अब ये सॉइल एबायोटिक फैक्टर है, और ये ऑर्गेनिज्म पे किस तरह से इफेक्ट कर रहा है हमने अभी देखा है कि सॉइल जो है प्लेस टू प्लेस चेंज होती है। मींस कि कहीं पे ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिक मैटर है सॉइल के अंदर, जो हम अभी बात कर रहे थे ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स की, कहीं पे ये ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, कहीं पे कम। कहीं पे इसकी सॉइल की जो रेशियो है, मींस के सैंड टू क्ले रेशियो है, ये ज़्यादा हो सकती है। कहीं पे सैंड ज़्यादा प्रेजेंट हो सकती है और क्ले कम हो सकता है। कहीं पे ऐसा हो सकता है कि क्ले ज़्यादा है और सैंड कम है। तो इस तरह से चीज़ सॉइल की फर्टिलिटी को इफ़ेक्ट करती है, और सॉइल की फर्टिलिटी इफ़ेक्ट हुई तो उस पर जो बायोडाइवर्सिटी है वो इफ़ेक्ट होगी। तो डेफिनेटली ये एबायोटिक फैक्टर है जो कि बायोडाइवर्सिटी को इफ़ेक्ट कर रहा है। अब सॉइल के जोन्स को देख लें। हॉरिजोन जो 0 पे प्रेजेंट है, टॉप सॉइल सेकंड, और ए नाम देते हैं हम टॉप सॉइल का जो 10 मीटर है, बी सब सॉइल 30, सी पेरेंट मटेरियल 48। Rainfall. The amount and regularity of rainfall vary with location and climate types and effect of dominance of certain types of vegetation as well as crop growth and yield. Rainfall definitely ज़ाहिर सी बात है, डेजर्ट वगैरह में रेनफॉल बहुत कम होता है, तो वहाँ की स्पीशीज़ का नंबर भी कम होता है, और उनकी टाइप्स भी वो थोड़ा पेरेंट्स भी उनकी चेंज होती है, क्योंकि स्पीशीज़ जो हैं प्लांट्स की अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से खुद को वो अडॉप्ट कर लिया उन्होंने अपनी इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो रेनफॉल जो है इफ़ेक्ट कर रहा है प्लांट की ग्रोथ पे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट द एयर कैन होल्ड डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर। अब एयर में कितनी ह्यूमिडिटी होगी, कितने वाटर वेपर्स होंगे, ये एयर के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। वार्म एयर हैज़ द कैपेसिटी टू होल्ड मोर वाटर वेपर देन कोल्ड एयर। अब वार्म एयर में क्या होता है, उसमें वाटर वेपर को होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड एयर। The relative humidity affects the opening and closing of the stomata, which regulates loss of water from the plant through transpiration as well as photosynthesis. अब ह्यूमिडिटी जो है वो स्टोमेटा की ओपनिंग पे इफ़ेक्ट करती है। स्टोमेटा ने कब क्लोज होना है, कब ये ओपन होंगे, ये ह्यूमिडिटी इस पर इसको इन्फ्लुएंस करती है। अब हम इस डायग्राम में देख लेते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इफेक्ट ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी होना प्लांट लीफ। ये प्लांट का लीफ है। जब टेम्परेचर था 0 फ़ारेनहाइट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी 10%, मीन्स के अब नेक्स्ट हम देखते हैं टेम्परेचर है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो 50% है। अब इन दोनों डायग्राम्स में हमें जो फ़र्क नज़र आ रहा है वो ह्यूमिडिटी का आ रहा है। फर्स्ट डायग्राम में ह्यूमिडिटी 10% है, सेकंड में जो है 50% है। ह्यूमिडिटी मीन्स कि एयर में वाटर का कंटेंट ज़्यादा है। जब एयर में वाटर ज़्यादा प्रेजेंट है तो स्टोमेटा जो है वो क्लोज रहेंगे, तो वाटर लॉस नहीं होगा। लेकिन जब एयर में वाटर कंटेंट पहले से कम है तो प्लांट से जो है वो वाटर मीन्स के हायर कंसनट्रेशन टू लोअर की तरफ मूव करेगा, तो वाटर बाहर प्लांट्स के स्टोमेटा से मूव करेगा। जब
एयर के अंदर ह्यूमिडिटी यानी वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा तो स्टोमेटा बंद रहेंगे, प्लांट के लीफ से वाटर लॉस नहीं होगा। जब ह्यूमिडिटी कम है मीन्स कि हवा के अंदर वाटर के जो वेपर्स हैं वो कम प्रेजेंट है, तो स्टोमेटा ओपन होंगे, तब इनसे वाटर रिलीज़ होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा टेम्परेचर। दिस एबायोटिक फैक्टर इन्फ्लुएंस ऑल द प्लांट ग्रोथ प्रोसेस सच एज फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपायरेशन, ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी एंड सीड जर्मिनेशन, प्रोटीन सिंथेसिस। इन तमाम चीज़ों को टेम्परेचर इफेक्ट करता है। सीड डोरमेंसी में हमारा आ जाता है सीड जब उसकी जर्मिनेशन का टाइम होता है, और जर्मिनेशन के टाइम से पहले जो सीड जो खुद को सेफ रखता है, ग्रो नहीं करता, सूटेबल इन्वायरमेंट, सूटेबल कंडीशंस का वेट करता है, तो हमारी आ जाती है वो सीड डोरमेंसी। प्लांट सर्वाइव विद इन आ टेम्परेचर रेंज 0 to 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब प्लांट्स का जो सर्वाइवल का टेम्परेचर है हमारा 0 से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस का है। द फेवरेबल और ऑप्टिमम डे एंड नाइट टेम्परेचर रेंज फॉर प्लांट ग्रोथ एंड मैक्सिमम यील्ड वेरीज क्रॉप स्पीशीज। मिनिमम टेम्परेचर जब 5.5 डिग्री सेल्सियस जो है हो सकता है, मैक्सिमम टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस, ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 to 28 डिग्री सेल्सियस। ये प्लांट की ग्रोथ के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर 5.5 डिग्री सेल्सियस, अगर इससे लो होता है और बहुत ज़्यादा लो हो जाता है तो प्लांट प्रॉपरली सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम टेम्परेचर जो 55 है, अगर टेम्परेचर 55 को क्रॉस कर जाता है तो इससे क्या होगा, प्लांट प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर से रिलेटेड। बायोटिक फैक्टर के लिए हमारा सेकंड लेक्चर जो है वो नेक्स्ट अपलोड किया जाएगा। तो किसी किस्म की लेक्चर में कन्फ्यूजन हो आप कमेंट में मेंशन करके बता सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा।